देखें, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए पहलुओं को देखेंगे। बुक एनसीईआरटी की आपने ले ली है? क्यों? मिली नहीं? कहाँ ढूंढी? नहीं मिली। क्या? अरे जो मिल रहा है वो ले लीजिए ना। ठीक है। कितने लोगों ने ले ली? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। देखें, सबसे पहला प्रश्न, हम साहित्य को जानें। हम यह जानें कि साहित्य के छात्र होने के नाते हमसे क्या अपेक्षित है। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक शायद हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की स्थिति में ना रहें। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हमारी चर्चा जो आज शुरू हो रही है वह साहित्य सामान्य परिचय से। साहित्य सामान्य परिचय में हम किन किन चीजों की चर्चा करेंगे? इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे साहित्य की व्युत्पत्ति, साहित्य से आशय, दूसरी चीज हम चर्चा करेंगे आपके साथ वह है साहित्य की परिभाषा। पहली चीज जिसकी चर्चा करेंगे साहित्य की व्युत्पत्ति, दूसरी चीज जिसकी चर्चा करेंगे हम वह साहित्य की परिभाषा, तीसरी चीज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है साहित्य का प्रयोजन। साहित्य का प्रयोजन। चौथी चीज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है साहित्य और समाज का अंतर संबंध। साहित्य और समाज का अंतर संबंध। पांचवी चीज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व। साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व। आगे जिसकी चर्चा करेंगे यही साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो इसी चर्चा के क्रम में हमारी चर्चा साहित्य के स्रोतों के ऊपर भी होगी। और यहां साहित्य के स्रोत की बात कर रहा तो इशारा या साहित्य के स्रोत की बजाय एग्जैक्ट शब्द है साहित्य के उत्स। उत्स का मतलब समझते हैं? नहीं, जहां से साहित्य उत्पन्न हो रहा है। साहित्य के उत्स का मतलब हुआ जहां से साहित्य उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो अगला डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे साहित्य की प्रासंगिकता।
और फिर साहित्य की विभिन्न विधाएं, साहित्य की विभिन्न विधाओं की चर्चा करते हुए हम मूल टॉपिक पर लौटेंगे। इतने एंगल से साहित्य से हमें परिचित होने की कोशिश करनी है। नहीं, अब जरा गौर करें, साहित्य की जो व्युत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? तो साहित्य की व्युत्पत्ति मूल शब्द है, मूल शब्द है सहित। ये राहुल को बोलिए शिल्पी को लिंक भेज देगा, एक बार बात कर लेगा, जो नंबर कल मैंने भेजा था। तो मूल शब्द है सहित। सहित से क्या बना? सहित से बना है साहित्य। सहित का मतलब क्या होता? तो सहित का अगर आप देखें तो ये तो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता। सहित का अर्थ होता है साथ साथ। सहित का अर्थ क्या होता? सहित का अर्थ होता है साथ साथ। और अगर सहित को थोड़ा सा और व्युत्पन्न करें, सहित, सहित अर्थात सौ को हमने क्या मान लिया? उपसर्ग मान लिया। उपसर्ग समझते हैं ना, या कोई डाउट है? किसको कहते हैं बतलाइए? जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल दे। नहीं, और मूल शब्द क्या हो गया? मूल शब्द हो गया हित। तो अगर इस व्युत्पत्ति के कंटेक्स्ट में देखें, इसका अर्थ है साथ साथ। इसका अर्थ है साथ साथ। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें कि सहित से साहित्य बना और सहित सौहित सबका हित, नहीं, तो इस स्थिति में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समान हित सबका हित। इस अर्थ में क्या हो जाएगा? समान हित सबका हित। नहीं, अब साथ साथ का क्या मतलब हुआ? अब साथ साथ का मतलब क्या हुआ? जरा इसको समझें। क्या साथ साथ साहित्य में आता? तो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ क्या करते? तो शब्द और अर्थ जो हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए साहित्य में शब्द और अर्थ साथ साथ आते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए, कंपीट करते हुए। अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा साहित्य से अलग हट जाते हैं। सिनेमा देखते हैं? सिनेमा देखते हैं? नहीं, तो सिनेमा देखते होंगे तो रोते भी होंगे या नहीं? क्यों रोते हैं?
जबकि आपको तो पता है कि वो जो है रियल लाइफ है, रियल लाइफ तो नहीं है, तो रोते क्यों हैं? नहीं, मतलब यह कि कहीं न कहीं, अच्छा बहुत मूवी होती है, बहुत मूवी ऐसी होती है कि जब आप देख रहे होते तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते, मूवी के साथ चलना आपके लिए मुश्किल होता। कोई भी मूवी देखे, कोई भी सीरियल देखे, कोई भी लिटरेचर पढ़े, आप देखेंगे हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि खुद को किसी न किसी पात्र के साथ हम कोरिलेट करते, और कोरिलेट करते हुए उससे कनेक्ट करते हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे जो है उस लिटरेचर के साथ या उस मूवी के साथ या उस सीरियल के साथ हमारी कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती, और एक बिंदु पर आकर वह कनेक्टिविटी उस मोड़ पर पहुंच जाती जहां हमारे और उस पात्र के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। नहीं, जब यह कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है, कोई अगर रोकने की कोशिश करता है, यह कनेक्टिविटी डेवलप कर जाती है और कोई रोकने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में इच्छा क्या होती है? एक झापर खींचते, या कोई बगल में बात कर रहा होता। और कई बार क्या होता, मूवी देखते हुए हम खुद बात करते हैं या नहीं करते हैं ना? नहीं, वही बात करना, सो जाना, मतलब परिणाम अलग अलग है, मतलब कहें देखने में परिणाम अलग अलग है लेकिन परिणाम एक ही उसके कारण एक ही है। क्योंकि हम मूवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मूवी के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो बोरिंग, और कई बार तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये मलाल होता कि कितना पैसा खर्च करके मूवी देखने आए हैं, हॉल से निकल भी नहीं सकते और पक भी रहे हैं बैठ करके। तो जो चीज इसके कंटेक्स्ट में मैं यहां पर कहना चाहता, वह यह कहना चाहता, क्या इस साथ साथ की व्याख्या अगर की जाए तो यहां पर शब्द और अर्थ साथ साथ आ रहे, और भाव क्या होता? शब्द और अर्थ साथ साथ यहां पर आ रहे हैं, और यहां पर भाव क्या होता? भाव होता है पाठकों, साहित्य है तो पाठकों, नाटक है तो नाटक में दर्शक भी आ जाएंगे, तो पाठकों एवं दर्शकों को साथ साथ कुछ पल के लिए लेकर चला जा सके। नहीं, तो अगर हम कहें भाव होता पाठकों या दर्शकों को साथ लेकर चलने का, अब भाई पाठकों और दर्शकों को क्यों हम साथ लेकर चलें? पाठकों और दर्शकों को क्यों साथ लेकर चले? तो कुछ न कुछ तो पर्पस होगा या नहीं होगा, तो उस पर्पस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहां पर इस चीज को समझें, इस चीज को समझने की कोशिश करें, और इसके कंटेक्स्ट में हम साहित्य को परिभाषित करने की कोशिश करें। अगर एनसीईआरटी आपने चैप्टर 1 पढ़ी होगी, उसमें साहित्य को परिभाषित किया गया है नहीं, और चैप्टर 2 में साहित्य के प्रयोजन पर चर्चा की गई है। 2 चैप्टर कहा था पढ़ने के लिए। अब अगर हम इसके कंटेक्स्ट में साहित्य को हम डिफाइन करने की कोशिश करें, तो साहित्य को डिफाइन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित, गौर करेंगे मेरी बातों पर, साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित वह लोकमंगलकारी रचना है। शब्द ध्यान रखें, साहित्य शब्द और अर्थ के सौंदर्य से निर्मित
वह लोक मंगलकारी रचना है जिसके जरिए रचनाकार अपने भावों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को पाठकों तक संप्रेषित करने का काम करता है। नहीं, फिर मैं दोहरा रहा बात। साहित्य ऐसी लोक मंगलकारी शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जिसके जरिए रचनाकार अपनी अनुभूतियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को पाठकों तक, समाज तक संप्रेषित करने का काम करते हैं। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? कोई डाउट इसमें? नहीं? अब फिर मैं लेकर के चलूंगा, थोड़ा सा प्रोसेस समझे। ये रचनाकार की अनुभूतियां, रचनाकार के भाव, रचनाकार के विचार पाठकों तक पहुंचते नहीं? कैसे पहुंचते? 1996 का मुझे लगता है वर्ष रहा होगा। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी परदेश, शाहरुख खान और महिमा चौधरी की। और संयोग से मैं अपने एक जूनियर के साथ, जो दिल्ली टपका ही था, मेरा जूनियर था और कुछ मित्र थे, तो परदेश मूवी देखने के लिए हम लोग पहुंचे वहीं मुखर्जी नगर बत्रा में। और नॉर्मली फिक्स हम लोगों का होता था कि अगर सैटरडे 9 से 12 के शो में कृषि दर्शन भी दिखा दे तो देखना है, मतलब ये रूटीन वर्क था। तो परदेश मूवी हम लोग देखने पहुंचे और संयोग से हमारा जो जूनियर हमारे साथ था, एक तो हमने कहा कि बिहार से टपका ही था, तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे, टिपिकल बिहारी का जो लक्षण होता है, इमोशन जो है, मतलब अंदर भरा होता है, कोई ना भी छुए तो वो छलकता रहता है, ठीक। और दूसरा, हिंदू कॉलेज में उसने हिंदी लिटरेचर में एडमिशन लिया था, तो विषय भी कैसा था, विषय भी वैसा था। तो बीच में एक सीन आता है मूवी में कि महिमा चौधरी की शादी फिक्स हो जाती है और वह अपने फियांसी से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचती है, ठीक है। फियांसी से मिलती है, जब फियांसी से मिलती है तो उसका फियांसी कुछ लफंदर किस्म का है, तो अकेले में मुलाकात होती तो वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो वह मना कर देती। तो जब मना कर देती है तो महिमा चौधरी की जो फियांसी है वो कहता है यू ब्लडी इंडियन। यद्यपि उस समय आज की तरह देशभक्ति वाला माहौल नहीं बना था, माहौल निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन जैसे हमारे बगल के राजीव ने उस राजीव के मुंह से सुना यू ब्लडी इंडियन, तो ये कहता है मार साले को, और इसने कहा मार साले को, और तब तक देखा कि महिमा चौधरी का हाथ उठता है और सीधे उसके गाल पर पड़ता है। भाई ये कैसे हुआ? और अगर ये हुआ, नहीं, मूवी भी, साहित्य भी क्या है, कला है, और मूवी भी क्या है, कला है, पर्पस है, पर्पस है, दोनों का पर्पस है। रचनाकार के भावों को, अनुभूतियों को, विचारों को पाठकों तक संप्रेषित करना। महिमा चौधरी के अंदर निर्देशक ने इस भाव को उभारा, उसके अंदर यह ऐसी परिस्थितियां सृजित की कि महिमा चौधरी के अंदर यह भाव उमरे, मार साले को बोलने के भाव नहीं, और निर्देशक महिमा चौधरी के माध्यम से वो भाव पाठकों के मन में उभारना, दर्शकों के मन में उभारना चाहता था। और हमारे बगल में बैठे राजीव का यह कहना कि मार साले को, यह इस दिशा की ओर इशारा करता है कि उस भाव को उभारने में निर्देशक पूरी तरह से सफल रहा।
क्योंकि उस मोमेंट पर राजीव और महिमा चौधरी के अंतर क्या हुए, मनः स्थिति के फर्क क्या हुए, मनः स्थिति के फर्क उस मोमेंट पर जाकर के समाप्त हो जाते। और मनः स्थिति के फर्क जब समाप्त हो जाते तो दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो एक समान होती है। तो ये जो स्थिति है, इसको क्या हम कहते, अर्थात एक शब्द हिंदी में यूज होता, कई बार शब्दों को यूज करने में मुझे खतरा महसूस होता है, लेकिन जो तरीका मैंने बतलाया, कॉपी के लास्ट 2 पेज को सुरक्षित रखें, शब्दों को लिखे, अर्थ लिखते चले जो नए शब्द आ रहे। एक शब्द होता है तादात्म्य, एक शब्द होता है तादात्म्य, और तादात्म्य जो शब्द है, तो तादात्म्य शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जुड़ाव। इसका अर्थ होता है जुड़ाव, और इसी तादात्म्य से शब्द क्या बना, तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का मतलब क्या होगा, तादात्मीकरण का मतलब क्या होगा, जुड़ाव का गहराना। तादात्मीकरण का मतलब होगा जुड़ाव का गहराना, नहीं? तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति क्या कहलाती है, यह स्थिति जो है तादात्मीकरण की स्थिति कहलाती है। अर्थात पाठक का रचना के साथ दर्शक का दृश्य के साथ तादात्मीकरण अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है, नहीं? और जब वह क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता तो क्या होता, रस की सृष्टि होती है। जब यह तादात्मीकरण चरम पर पहुंचता तो रस की सृष्टि होती। अब एक शब्द फिर आया ना, रस। रस क्या है, रस क्या है? तो कई बार आप देखते हैं किसी गाने को सुन को, किसी मूवी को देख करके, या कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है, अचानक से प्रतिक्रिया मिलती है। कई बार क्लास में भी, नहीं, मन में भाव उमड़ते हैं, क्या मजा आ गया, आया ना, ये भाव आता है ना, मजा आ गया। ये मजा क्या है, यही रस है। ये मजा आ गया, ये इनफॉर्मल रिएक्शन है, नहीं? फॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फॉर्मल रिएक्शन यह है कि मजा आ गया को अगर हमें कहना हो, बहुत आनंद मिला, नहीं? अर्थात किसी रचना को पढ़ने के क्रम में या किसी दृश्य को देखने के क्रम में, किसी रचना को पढ़ने के क्रम में या किसी दृश्य को देखने के क्रम में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी को साहित्य में क्या कहते, उसी को साहित्य में रस कहते हैं। क्लियर, बातें स्पष्ट हो गई? तो रस की निष्पत्ति क्या होगी, रस की उत्पत्ति क्या होगी? रस की उत्पत्ति कहीं न कहीं साहित्य और साहित्यकार से अपेक्षित है, और रस की उत्पत्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि तादात्मीकरण के चरम पर ना पहुंचा जाए। साहित्य में एक शब्द यूज होता है, ये तादात्मीकरण जो हमने कहा, साहित्य में उसको साधारणीकरण कहा जाता।
2000 मेरे ख्याल से 2009-10 के आसपास की बात होगी। मेरे ख्याल से नाम लेखक का था सुखविंदर सिंह या रविंदर सिंह, और रविंदर सिंह का नॉवेल उस समय काफी चर्चित हुआ था, आई टू हैड ए लव स्टोरी। रविंदर सिंह का नॉवेल चर्चित हुआ है, चेतन भगत टाइप से ही, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता कि अगर आपने धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता को नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपने अपनी जवानी नहीं जी है। जवानी को जीने के लिए गुनाहों का देवता पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप साहित्य से जुड़े हैं तब तो आपको अनिवार्यतः पढ़ना चाहिए, अनिवार्यतः गुनाहों का देवता पढ़ना चाहिए। और एक मेरी खराब आदत है कि लगातार मैं रेफर करता चलता हूं, मौका मिले समय निकालिए, करना क्या है, नहीं, जब उसमें आनंद मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली साहित्य के साथ जुड़ाव आपका क्या होगा। तो संयोग से उस समय दो बैचों के बीच का समय था। अब तो बैच सालों भर शुरू होते, तो उस समय जो पैटर्न हुआ करता था, एक बैच नवंबर के आसपास शुरू होता था, नवंबर दिसंबर के आसपास, और एक बैच जून के आसपास शुरू होता था। बीच में करीब करीब 2-2.5 महीने के गैप होते थे। तो संयोग से उस नॉवेल को मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और नॉवेल जस्ट खत्म किया था कि फोन आ गया, और उस समय मेरी भी शादी नई नई हुई थी, 2-3 साल मुश्किल से हुई थी। तो फोन आ गया तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आवाज कुछ बदली हुई लग रही है। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ है, इतना बोलना था कुछ हुआ कि उसके बाद मैं फफक पड़ा। और हठात मुंह से निकला कि उसकी जो हीरोइन थी, हठात मुंह से निकला कि वो मर गई। इंड जो उसका होता है, उसका इंड जहां पर होता है तो पहला रिएक्शन आता है कि वो मर गई, नहीं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। मुझसे अगर पूछे तो साहित्य पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनेशन के महीने 2 महीने बचे, जब एग्जामिनेशन के महीने 2 महीने बचे हो तब साहित्य पढ़े। लेकिन शेष 10 महीने जो हैं, अगर आप साहित्य को जीने की कोशिश करते तो मेरी नजरों में साहित्य की उपयोगिता इसी में है, साहित्य की प्रासंगिकता उसी में है। और साहित्य को जीना आसान नहीं है। इस मूल्यहीन दौर में, इस मूल्यहीन दौर में, इस अनैतिक दौर में, शब्द मैं यूज कर रहा और जानबूझकर यूज कर रहा, उस दौर में जिस दौर की दिशा में संकेत करते हुए अक्सर कहा जाता है कि आदमी में इस कदर विष भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है, कल सुनोगे राह चलते आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। आदमी में इस कदर विष भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है, कल सुनोगे राह चलते आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। यही दौर आज का है ना। तो इस दौर में संवेदना को बचाए रखने के लिए, संवेदना को जिलाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अतिरिक्त मेहनत करनी होती है। और इंसानियत तभी बची हुई है, तभी तक बची हुई है, मनुष्यता तभी तक बची हुई है जब तक संवेदनाएं शेष हैं, जब तक संवेदनाएं बची हुई हैं, जब तक संवेदनाएं जीवित हैं। जिस दिन संवेदनाएं समाप्त हुई, जिस दिन संवेदनाएं समाप्त हुई, तो ये आप मान करके चलें, ये आप मान करके चलें, जिस दिन
चलो चलो छोड़ दो अभी छोड़ दो। तो जिस दिन संवेदनाएं समाप्त हुई, जिस दिन संवेदनाएं समाप्त हुई उस दिन आप मान करके चलें मनुष्यता के लिए वह अंतिम दिन होगा। मैंने जो आपसे कहा कि साहित्य को जीने की कोशिश करें, इसलिए ताकि मनुष्यता बची रहे, ताकि इंसानियत बची रहे, और कोई कंटेक्स्ट नहीं है। क्लियर? यहां तक बात है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो अब सेकेंड पार्ट की ओर मूव हम कर सकते। पहला पार्ट क्लियर है। आप देखें एक और चीज में, साहित्य के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या यूज होता? साहित्य के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज होता है लिटरेचर। और अगर ये लिटरेचर शब्द डिराइव्ड फ्रॉम ये लिटरेचर शब्द जो डिराइव होता है वह किससे? अगर आप देखें टू लिटरेट, लिटरेट से क्या बना? लिटरेचर। लिटरेट से क्या बना? लिटरेचर बना। टू लिटरेट मीन्स शिक्षित करना। और केवल टू लिटरेट मीन्स पर रुक करके मत रहे। फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है? लिटरेट होने का पर्पस क्या है? लिटरेट तो ओसामा बिन लादेन भी था। टेक्नोलॉजिकल बीटेक की डिग्री उसके पास थी, ओसामा बिन लादेन के पास नहीं। लेकिन क्या ओसामा बिन लादेन के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता, क्या हम कह सकते हैं कि शिक्षा ओसामा बिन लादेन की सार्थक रही? बोली नहीं। इट मीन्स देयर इज पर्पस ऑफ टू बी लिटरेटेड। और पर्पस क्या है? संस्कारित करना। मतलब यह कि शिक्षा की सार्थकता हमें संस्कारित करने में है। संस्कारित करने का मतलब समझते हैं? मनुष्य के अंदर दोनों प्रकार के भाव मौजूद होते हैं। मनुष्य के अंदर सकारात्मक भाव भी मौजूद होते हैं और मनुष्य के अंदर नकारात्मक भाव भी मौजूद होते हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो शिक्षा से हम यह अपेक्षा करते कि शिक्षा हमारे सकारात्मक मनोभावों को संरक्षित करे, संवर्धित करे और परिष्कृत करे। शिक्षा से हम अपेक्षा करते वह हमारे मनोभावों को परिष्कृत करे, रिफाइन करे। परिष्कृत का क्या हुआ? रिफाइन करे। और रिफाइन करने का मतलब जो सकारात्मक मनोभाव हों, जो पॉजिटिविटी हमारी है उस पॉजिटिविटी को डेवलप करे और हमारे अंदर जो निगेटिव इंटेंट्स हैं उस निगेटिव इंटेंट को क्या करे? रिप्लेस करे पॉजिटिव इंटेंट के जरिए। रिफाइनिंग का मतलब यही होता है ना। अब परिष्कृत का मतलब समझे। जो सकारात्मक मनोभाव हैं उन सकारात्मक मनोभावों को संरक्षित करे, और संरक्षित ही नहीं करे, संवर्धित भी करे, उसे बढ़ाने का भी काम करे। अक्सर आप देखेंगे जिनका लिटरेचर सब्जेक्ट होता, ऑप्शनल होता,
इंटरव्यू में, स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू हो या बीपीएससी का इंटरव्यू हो, यूपीएससी का इंटरव्यू हो, उनसे अक्सर एक प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता, और प्रश्न यह पूछा जाता कि ये बतलाइए साहित्य की प्रशासन में क्या उपयोगिता है, साहित्य की प्रशासन में क्या उपयोगिता है। तो जब यह प्रश्न साक्षात्कार में पूछा जाता तो मतलब एक हमारा अप्रोच क्या होता छात्र के रूप में। हमें लगता है कि हर हालत में हमें उपयोगिता साबित करनी है, क्योंकि उपयोगिता अगर साबित कर दिए तो सिलेक्शन पक्का है। और इस क्रम में कई बार जो है जितना हमारा सच होता उस दायरे को हम लांघ जाते, अक्सर ऐसा होता है। तो यहां पर समझने की कोशिश करें प्रशासन में साहित्य की उपयोगिता क्यों है। तो दो कंटेक्स्ट में बात करूंगा। पहला कंटेक्स्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई, और सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट 15 वॉल्यूम में आती है। और उसका जिस्ट क्या था सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट का। तो सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का जिस्ट यह था कि प्रशासन को आम जन के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाया जाए, प्रशासन को आम जन के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाया जाए। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, साहित्य जिसके केंद्र में संवेदना है, और साहित्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, साहित्य की मूल प्रवृत्ति संवेदनशीलता है। तो कहीं ना कहीं साहित्य संवेदनाओं के क्षरण के इस दौर में, संवेदना का मतलब समझते, दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के मतलब को हम समझते चले। दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के मतलब को हम समझते चले। कुछ थोड़ा सा और एक और चीज सजेस्ट करूंगा। निबंध पर लिखना हो या ना लिखना हो, आज एक काम आप कीजिएगा, आचार्य शुक्ल की किताब आपके सिलेबस, आचार्य शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 आपके सिलेबस का हिस्सा है। सामान्यतः क्या होता कि मोटा मोटी फुल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतामणि को हम कर लेते। निबंध शैली की विशेषता क्या है, एक कविता क्या है, निबंध को पिक कर लेते। करते यही हैं, 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लिए जिससे हमारे मतलब हमारा काम किस में चल जाए, 2-3 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया जिससे हमारा काम एग्जामिनेशन में चल जाए। थोड़ा सा इस अप्रोचेज को बदलिए, इस अप्रोचेज को बदलिएगा तो हमारे साथ चलना भी आसान हो जाएगा, साहित्य के साथ आप जस्टिस भी कर पाएंगे। और तीसरा जो इसके कारण होगा कि अदर की तुलना में आप एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, चार्ल्स डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी बात को निराला ने कहा है, योग्य जन ही जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। योग्य जन ही जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। ये बातें गीता में भी कही गई है। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ी सी मतलब सावधानी बरतें। मैंने कहा संवेदना, वेदना, संवेदना, नहीं, दोनों शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में करते? नहीं, दुख, पीड़ा, व्यथा, दर्द, दुख, पीड़ा, व्यथा,
दर्द आदि के अर्थ में। इसी अर्थ में ना प्रयोग करते। दोनों एक ही चीजें हैं, वेदना और संवेदना, या दोनों में अंतर है? और अगर दोनों में अंतर है तो अंतर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, वेदना के संदर्भ जो है, रेफरेंस पॉइंट यहां व्यक्तिगत होते, और संवेदना के संदर्भ यहां समष्टिगत होते या सामाजिक होते। जहां दुख, पीड़ा, व्यथा, दर्द और वेदना की अनुभूति व्यक्तिगत कारणों से ना होकर सामाजिक कारणों से हो, वह क्या कहलाएगी? अब फर्क, संवेदना, अब फर्क समझ में आया? वेदना और संवेदना का क्या फर्क है? क्लियर? अब अगर हम यहां से बढ़े तो मैंने कहा कि सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट कहती है कि प्रशासन को आम जन के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उत्तरदायी बनाना है, जवाबदेह बनाना है, और इसके लिए प्रशासन की पारदर्शिता को, प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो जैसे आप यह कहते, जैसे आप ऐसा कहते, अगला प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि केवल उन्हीं लोगों को ले लिया जाए जो साहित्य से जुड़े हुए हैं? ऐसा क्यों नहीं किया जाए, उन्हीं लोगों को केवल एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, प्रशासन में वही लोग आएंगे जो साहित्य की पृष्ठभूमि से होंगे, जो साहित्य की पृष्ठभूमि से नहीं है उनको प्रशासन में नहीं लिया जाएगा? नहीं, तो वो आपका रियल टेस्ट है, और वो अगर आपका रियल टेस्ट है तो उस स्थिति में आपको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करना होगा। क्या रेस्पॉन्ड करना होगा? तो वहां पर आपको यह बतलाना होगा कि सर, संवेदनशील होना, संवेदनशीलता बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी है, लेकिन केवल संवेदनशीलता की बदौलत ही बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। प्रशासक में और भी गुण होने चाहिए, प्रशासक में और भी क्वालिटी होनी चाहिए। इतनी बातें स्पष्ट हुई। आगे बढ़ूं अब यहां से। तब मेरे कहने का मतलब यह है कि साहित्य जो है वह शिक्षा का जो एक प्रमुख उद्देश्य है, संस्कारित करना। साहित्य हमें संस्कारित करने का काम करती है, साहित्य संस्कारित करने में सहायक है। अब मैं आता हूं, हिंदी के दो बड़े आलोचक हैं, हिंदी के दो बड़े आलोचक हैं, कौन, और इतिहास लेखक भी हैं। कौन कौन? आचार्य शुक्ल, और दूसरे कौन हैं? आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम, और दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगर यहां पर देखें, इन दोनों ने साहित्य को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया।
आचार्य शुक्ल का एक निबंध है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। उस निबंध का नाम है कविता क्या है। कविता क्या है निबंध में, कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल कविता को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं? तो कविता को परिभाषित करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का नाम ही पहले ये लाइन लिख लें फिर मैं। शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का नाम ही क्या है? कविता है। यह परिभाषा कविता की दी गई है और मोटा मोटी कह लें ये बातें पूरे के पूरे साहित्य के बारे में कही जा सकती नहीं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? नहीं, तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं निखिल विश्व के साथ निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य की साधना है। निखिल का मतलब पूरी, निखिल का मतलब पूरे, संपूर्ण, अखिल। तो अगर आप जाकर के देखें तो निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना, साहित्य को नहीं, साहित्य को शेष दुनिया के साथ एकत्व की साधना के रूप में इन्होंने देखा। और ये क्या कहते? शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह। और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी आलोचक हैं। मतलब एक नॉर्थ पोल है और दूसरे साउथ पोल है। जब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे तो आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक देखेंगे दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े रहते। इस बात को समझिएगा। लेकिन यहां पर साहित्य विषयक दृष्टि एक ही दिखाई पड़ रही या नहीं? साहित्य को लेकर दोनों की सोच मिलती जुलती दिखाई पड़ रही या नहीं? और इतना ही नहीं कहते, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कहा? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इनका एक निबंध है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है जब हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? आशय क्या होगा? निश्चित तौर पर मनुष्य का कल्याण ही साहित्य का लक्ष्य है। नहीं तो साहित्य जो है मनुष्य और मनुष्यता के कल्याण के उद्देश्यों से परिचालित होता है। नहीं, और इसलिए साहित्य की सार्थकता का मूल्यांकन इसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि वह मनुष्य और मनुष्यता के कल्याण में कहां तक सहायक है। नहीं, साहित्य की सार्थकता का मूल्यांकन इस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए कि वह पूरी दुनिया के साथ मनुष्य के एकत्व में कहां तक सहायक है। शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध, मतलब राग का मतलब
राग का मतलब काले प्रेम, रागात्मक संबंध, स्नेहपूर्ण संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध, प्रेमास्पद संबंध। नहीं, बातें स्पष्ट हुई? तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह कब संभव होगी, तो आचार्य शुक्ल ने वहां पर कहा है, इसी में उन्होंने कविता की भूमिका को रेखांकित किया है। और कविता की भूमिका को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल क्या कहते? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। यहां पर ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा। नहीं, अब यहां पर जाकर के देखें, कई बार आप लोगों के मन में भी भाव आते होंगे ना कि यहां तो अपनी जिंदगी संभलती नहीं है और किसानों मजदूरों की चिंता कहां से करें, गरीब गुरबों की चिंता कहां से करें। ये भाव आते हैं या नहीं आते? नहीं, और ये बड़े रियलिस्टिक भाव हैं, अनरियलिस्टिक नहीं है, ये बड़े रियलिस्टिक भाव। तो यहां पर ध्यान रखें, जब तक मनुष्य स्व के संकीर्ण दायरे में सुखी सीमित होता, जब तक मनुष्य स्व के संकीर्ण दायरे में सीमित होता है, तब तक वह अपने दुख से दुखी और अपने सुख से सुखी होता है। जब तक वह उसकी अनुभूतियां, उसके भाव स्व के संकीर्ण दायरे तक सीमित होते, अर्थात वह स्वयं को केंद्र में रखकर, अपने लाभ हानि को केंद्र में रखकर, अपने सुख दुख को केंद्र में रखकर सोचता है, चीजों को देखता है, तो उसे अपने लाभ में, अपने दुख में दुख और अपने सुख में सुख महसूस होगा। लेकिन कविता हमें हमारी इस संकीर्णता से क्या करती है? कविता हमें हमारी इस संकीर्णता से बाहर निकालती है, हमें उस मनः स्थिति में स्व से आजाद करती है, हमें उस मनः स्थिति में ले जाती है जिस मनः स्थिति में हम अपने सुख से सुखी होते हैं और अपने दुख से दुखी होते हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। कविता हमें उस मनः स्थिति में ले जाती है जिस मनः स्थिति में हम अपने सुख से सुखी, अपने दुख से दुखी नहीं होते, औरों के सुख से सुखी, औरों के दुख से दुखी होते। मैं उल्टा बोल गया था, नहीं, अर्थात दूसरे का दुख हमें अपना दुख लगने लगता, और जब दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगता तो हम उस दुख को दूर करने की कोशिश में लगेंगे। दूसरे के सुख में अगर हमें सुख की अनुभूति होगी तो हम अपने दुख सुख की चिंता से मुक्त होकर, अपने दुख सुख को भूलकर हम दूसरे के दुख दर्द को हरने, दूसरे को सुखी बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तक बातें स्पष्ट आई। और ये काम कौन करती? आदमी तीन तरह के होते, पहले दो ही तरह के आदमी होते थे, यद्यपि कहें पहले भी तीन तरह के होते थे। एक आदमी जो है अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी होता है। ऐसे आदमी को क्या हम कहते? सेल्फिश, स्वार्थी आदमी कहते। नहीं, नहीं,
दूसरा आदमी होता जो औरों के सुख से सुखी और औरों के दुख से दुखी होता है। औरों के सुख से सुखी और औरों के दुख से दुखी होता, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ऐसे आदमी को हम परमार्थी कहते हैं, नहीं? ठीक है। और आज की शब्दावली में कहता ऐसे आदमी को गधा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, नहीं? कई बार लोग सजेशन देते, दुनिया की चिंता करने चले हो, अपना तो घर संभालता नहीं है, नहीं? ऐसा होता है ये व्यवहारिक में या नहीं? नहीं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी जो है, पहले कम थी अब बहुत बढ़ती जा रही है। ये तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो अपने सुख से सुखी और अपने दुख से भी दुखी नहीं होते, जो आपके सुख से दुखी होंगे और आपके दुख से सुखी होंगे। मतलब अपने आसपास में नजर दौड़ा करके देखें, अपने आसपास में नजर दौड़ा करके देखें। अगर आप हमारे पड़ोस में हैं, अगर आप सुखी हैं, आप तरक्की कर रहे, तो उस स्थिति में कल हमें फायदा होगा या नहीं? वक्त बेवक्त कुछ मदद ही आप करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं। तब भी ये सामान्य सी बात हमको समझ में नहीं आती। आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा अपने को आगे बढ़ाने पर खर्च नहीं होती, हमारी कोशिश होती है कैसे आपके पैर खींचे जाएं और खींच करके नीचे की ओर लाया जाए। इस बार बिहार के चुनाव में यही हुआ ना? नहीं तो अगर हम देखें, अब देखें दोनों लोग एक ही बातें कह रहे हैं या नहीं? शब्द केवल दोनों के क्या हैं? शब्द दोनों के अलग अलग हैं। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ूं यहां से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, विजुअलाइज करते चीजों को हम चल रहे हैं या नहीं। और विजुअलाइज करते हुए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, विजुअलाइज करते हुए हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम चीजों को, मतलब एक उसका जो अपने आसपास के परिवेश से जोड़ करके ना देखें। अपने आसपास के परिवेश से जब तक हम जोड़ करके नहीं देखेंगे तब तक हम विजुअलाइज करने में समर्थ नहीं होंगे। चलिए कुछ और परिभाषा को हम देखते। ये तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आपने देखा। एक परिभाषा, या इसको यहां छोड़ते हैं, तीसरे पर साहित्य के प्रयोजन पर बढ़ते, क्योंकि साहित्य समाज अंतर संबंध पर चर्चा करनी है तो वहां पर फिर विस्तार से हमारी चर्चा होगी। अब आ जाएं, साहित्य का प्रयोजन क्या है? गौर करें। मेरी बात मानेंगे जो कहूंगा? पक्का? कल तो नहीं माना? एनसीईआरटी का दोनों चैप्टर पढ़ के तो नहीं आए? हाँ, आज नहीं। राहुल सर से बात कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से पीडीएफ कहीं पर होगा, वो डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, तो अब ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि बुक नहीं है। ठीक है, अब नहीं होनी चाहिए। देखिए, कपड़ा एक कम, मेरा मानना है कपड़ा एक, मैं जो है स्टूडेंट लाइफ में कर्ज में कपड़े के कारण कभी नहीं रहा, कपड़े के कारण कभी नहीं रहा, किताबों के कारण कर्ज में जरूर रहा। ठीक है, और किताब खरीदने की बुरी लत है। मतलब मुझे लगता है पटना में मैं 50 पुस्तकें खरीद चुका हूं अब, जबकि लॉकडाउन में पूरे गायब रहा हूं उसके बावजूद, क्योंकि पुस्तकें अगर हैं तो वो पढ़ लूंगा ही, ना पढ़ूं ये संभव ही नहीं है।
हो सकता है अभी ना पढ़ूँ, 6 महीने के बाद पढ़ूँ, साल भर बाद पढ़ूँ, 2 साल बाद पढ़ूँ, लेकिन वो पढ़ना है। तो थोड़ी सी 2 निबंध मैं रेफर कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो 2 निबंध में रेफर कर रहा हूँ, यूपीएससी के सिलेबस में है। और चूंकि यूपीएससी के सिलेबस में है और वो निबंध बड़ा प्रासंगिक है साहित्य को समझने के लिए, साहित्य और समाज का जो संबंध, अंतर संबंध है उसको समझने के लिए। एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट का, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। और दूसरा निबंध है प्रेमचंद जी का, साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य। एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज की उम्र होती है, और ये जो अभी आपकी उम्र है ना, पढ़ने और सीखने की उम्र है। ये जो आपकी उम्र है ना, इन्वेस्ट करने की उम्र है, निवेश की उम्र है। जिस निवेश की कमाई जीवन भर आप खाते रहिएगा, उस निवेश की उम्र है, ठीक है। और आप ही नहीं इस निवेश की कमाई खाइएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इस निवेश का लाभ मिलेगा। क्योंकि बच्चे की सोच कैसी होगी, माँ बाप की सोच जैसी होगी। माँ बाप की सोच जैसी होगी वैसा पारिवारिक परिवेश मिलेगा, जैसा पारिवारिक परिवेश मिलेगा उस हिसाब से बच्चे की सोच भी विकसित होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब आप बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह का के हृदय का विकास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बात समझ में आएगी कि 1930 के दशक में प्रेमचंद क्यों हुए, उस समय चेतन भगत क्यों नहीं पैदा हुए, और आज प्रेमचंद क्यों नहीं पैदा ले रहे हैं, आज चेतन भगत क्यों पैदा ले रहे हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे नहीं, और साहित्य के जरिए हमें आगे के, अब पहले क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक उसी प्रोसेस को समझना है। उस प्रोसेस में सिलेबस पूरा हो जाए तो ये अति उत्तम। यहां पर अगर आप देखें, जबकि साहित्य के उद्देश्य नामक निबंध में यह बतलाने की कोशिश की गई है कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखें साहित्य का प्रयोजन, तो साहित्य के प्रयोजन को लेकर के, प्रयोजन का मतलब समझते हैं या नहीं? प्रयोजन का मतलब एकदम एक चीज ध्यान रखिए, एक नई चीज बतलाता हूं जो आपके साथ डिस्कस नहीं किया। मुझसे अगर पूछें तो मेरी अंग्रेजी की वर्ड पावर जो है कमजोर रही है, ठीक है। मतलब इतना धैर्य नहीं रहा, आप लोगों को कहता हूं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। इतना धैर्य कभी नहीं रहा कि न्यूज़पेपर पढ़ने बैठूं तो डिक्शनरी बगल में रखूं, जो शब्द नहीं जानता हूं पलट करके देखूं। वो धैर्य कभी नहीं रहा। और अंग्रेजी न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ा नहीं। तो कहेंगे कंपनसेट कैसे किया, जब आपको शब्द के मतलब ही नहीं पते हैं। तो ऐसा थोड़े है सब शब्द का मतलब नहीं पता है,
तो उसमें क्या किया, मीनिंग सेंस को डेवलप किया। मतलब शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, किस सेंस में, किस कंटेक्स्ट में प्रयोग हो रहा है, उस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए उसके भाव तक पहुंचने की कोशिश की, और जो लमसम अर्थ था वहां तक पहुंच गया। अब बातें स्पष्ट हुई। और यहां पर ध्यान रखेंगे, शब्दों के दो अर्थ होते। शब्दों के एक अर्थ आपको शब्दकोश में मिलते हैं, शब्दकोश में दिखाई पड़ते, और शब्दों के एक अर्थ जो होते हैं वो व्यावहारिक प्रयोग के अनुरूप निर्धारित होते। शब्दकोश के अर्थ जानकारी तक सीमित होते कि आपको अर्थ की जानकारी मिल जाती है। अहम शब्दकोश के अर्थ नहीं होते। अहम क्या होता है? वह प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में उस शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। एक शब्द है कॉन्स्पायरेसी, एक शब्द है कॉन्स्पायरेसी। नहीं, षड्यंत्र। यह शब्द जो है वह निगेटिव सेंस को धारण करता है या पॉजिटिव सेंस को? कोई डाउट भी है? तो यह शब्द जो है वह निगेटिव सेंस को धारण करता। षड्यंत्र नहीं, षड्यंत्र यही अर्थ होता ना कॉन्स्पायरेसी का। अब अच्छा, आप में से आप लोगों को यह समस्या आती है कि कई बार लगता है कि इस बार तो प्रॉपर रैंक होगा, टॉप 20 में होंगे, टॉप 50 में होंगे, और कई बार लगता है नहीं, कहां कहां होगा। रोज आती है। हाँ नहीं, तो अगर ये भाव आते हैं तो क्या करते हैं आप? कुछ तो करते होइएगा। क्या? अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, इस शब्द को जहां से मैं उठा रहा हूं वो बुक रेफर कर रहा हूं। बुक है द अल्केमिस्ट और राइटर है पाउलो कोल्हो। बुक है द अल्केमिस्ट, और अब किधर लिखूं, द अल्केमिस्ट, और लेखक हैं इस बुक का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, और इस बुक का हिंदी अनुवाद किया है कमलेश्वर जी ने, जिनकी कहानीकार उपन्यासकार के रूप में अपनी अलग पहचान है, और जो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका चर्चित उपन्यास था कितने पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहुत शानदार बुक मुझे लगती, और विशेष करके यह बुक मतलब अनिवार्यतः आपके रैक में होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के जीवन में लो फील करता है, और जब लो फील आप करते तो इस बुक को पढ़ जाए। वो आपको उस फेज से, अगर आप नहीं निकलना चाहते तो कोई मदद नहीं कर सकता बुक, लेकिन अगर आप उस फेज से निकलना चाहते तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस बुक में एक जगह पर लिखते हैं पाउलो कोल्हो, व्हेन यू रियली डिजायर समथिंग, व्हेन यू रियली डिजायर समथिंग, द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स टू फुलफिल योर डिजायर। When you really desire something, the whole world conspires to fulfill your desire. और दो मूवी आई थी, ओम शांति ओम और गुरु, उसमें दोनों में ये डायलॉग था कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत से चाहना का मतलब समझते हैं?
नहीं, मतलब यह कि अब उसको पाना ही है, नहीं, उस पाने के क्रम में या तो जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। शिद्दत से चाहना का मतलब ही, अरे इसका मतलब सुसाइड नहीं होता मेरे शब्दों का मतलब गलत मत निकालिएगा, ठीक है। तो उसमें कहा गया जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है आपकी चाहत पूरी हो इसके लिए षड्यंत्र करने लगती है। अब देखिए जो कॉन्स्पायरेसी टर्म है निगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन यहां पर जिस सेंस में प्रयोग हुआ है वह क्या है, वह पॉजिटिव है। नहीं तो इस चीज की चर्चा यह बतलाने के लिए कि दो बातों को बतलाने के लिए, पहली बात यह कि शब्दों के अर्थ जो है, शब्दकोशगत अर्थ की उपयोगिता एक बिंदु पर समाप्त हो जाती है। शब्दों के अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करते हैं। शब्दों का प्रयोग उसकी अर्थ संभावनाओं को विस्तार देता है। पहली चीज इस बात को बतलाने के लिए हमने कहा। दूसरी बात जो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात जो मैं इसके कंटेक्स्ट में कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा कि मीनिंग सेंस को जरूर डेवलप करने की कोशिश करें। आपका रुझान अक्सर देखेंगे एक चीज के प्रति में बड़ा बीटर होता और क्रिटिकल होता। शब्द मैं यूज करता हूं चुटका, जिसको आप नोट्स कहते हैं मैं उसको चुटका कहता हूं, ठीक है। और मैं उसको लेकर के क्रिटिकल होता, गाइड को लेकर के मैं क्रिटिकल होता, गाइड को लेकर के मैं क्रिटिकल होता। एक बड़ा रोचक, मतलब 1 से 1.5 मिनट का समय मैं लूंगा, एक रोचक बात बतला रहा हूं। परसों किशोर से मेरी बात हो रही थी। अरवल में MWO है, तो किशोर से मेरी बात हो रही थी। तो किशोर को हमने जो BPSC सीरीज की ज्योग्राफी वाली बुक है और साइंस एंड टेक वाली, तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि उस बुक को नए सिरे से, तो पहले भी किशोर से बात हुई थी। तो किशोर को मैंने कहा कि किशोर उसका PDF मैंने तुम्हें भेज दिया है। तो किशोर ने कहा सर वो तो क्लास नोट्स टाइप का लग रहा है, ठीक है। तब पहले मुझे लगा कि वो कंफ्यूज कर रहा है। जब बातचीत आगे बढ़ी तो बात समझ में आई, ठीक है। तब मैंने उसे कहा कि दरअसल वो पाठ जिनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वो उतना ही लिखाते हैं जितना एग्जामिनेशन में लिखना हो, और शायद इसी के कारण तुमको लग रहा हो कि वो क्लास नोट्स टाइप का है। मेरी बातें समझ रहे हैं? नहीं, मैं उतना ही नहीं लिखाता, उतना ही नहीं डिस्कस करता जितना एग्जाम में लिखना हो। नहीं, मेरा हॉरिजॉन काफी व्यापक होता है, और जब उसकी कसौटी पर कसेंगे तो निश्चित तौर पर चीजें जो हैं, और अगर मैं भी यह कह रहा कि उसके रीराइटिंग की जरूरत है तो शायद उसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रख करके कह रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी नजरों से देखो तो जो नोट्स ये नजर आ रहा है वो आपको बहुत पसंद आएगा, वो बहुत पसंद आएगा। इस चीज को समझे। नहीं, उसका विजुअल इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, उसको रट भी आसानी से आप सकते। नहीं, तो थोड़ा सा जो है वहां पर हम मीनिंग सेंस को डेवलप करें। और मैं कह रहा हूं टेक्स्ट बुक की ब्यूटी क्या होती है और गाइड में क्या अंतर होता। बार बार कल भी मैं चर्चा कर रहा था ना, टेक्स्ट को पढ़ें। मेरे नोट्स को 2 बार कम पढ़ेंगे, 3 बार कम पढ़ेंगे, मुझे आपसे शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर टेक्स्ट को 2 बार कम पढ़ेंगे तो मेरी आपसे शिकायत होगी, क्योंकि मैं वो चीजें नहीं दे सकता आपको जो टेक्स्ट पढ़ने से आपको मिलेंगी।
और मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होता, इस चीज को समझिएगा। बिटवीन द वर्ड्स, between the lines, between the paragraph, something hidden होता है। समथिंग हिडन होता है, कुछ छुपा हुआ होता है। जब हम पढ़ते हैं तो उस छुपे हुए शब्द के जरिए जो बातें कही जा रही हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो दो शब्दों के बीच छुपा हुआ है, दो वाक्य के बीच छुपा हुआ है, दो पैराग्राफ के बीच छुपा हुआ है, हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत होती है। और वहां तक जब हम पहुंचते हैं तो जिसकी बात मैं कर रहा, यह जो है मीनिंग सेंस क्या करता, वहां तक पहुंचने में हेल्पफुल होता। एनसीईआरटी को जितनी बार आप पढ़ें, 25वें बार भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कुछ नए आइडियाज वहां से इमर्ज करते आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या गाइड और नोट्स में यह संभव होगा? अब बातें समझ रहे हैं? इस मीनिंग सेंस को डेवलप करने की जरूरत है। और मीनिंग सेंस को तब तक आप नहीं समझ सकते, हमेशा ध्यान रखें, लाइन का एक स्ट्रक्चर होता, पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, पैसेज का एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे के पूरे आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर होता। आया एक वर्ड आया, इस वर्ड का मतलब हम नहीं जानते, नहीं, इसकी मीनिंग हमें नहीं मालूम है। और मीनिंग अगर नहीं मालूम है तो हमें दो विकल्प है मीनिंग जानने के लिए। एक विकल्प है शब्दकोश तक जाएं, डिक्शनरी तक जाएं, नहीं, शब्दकोश तक जाएं। लेकिन कई बार मेरे जैसे आदमी भी होते जिनके पास इतना धैर्य नहीं होता कि वो शब्दकोश तक जाएं और पहले मीनिंग तलाशें, और उसके बाद जिनको पढ़ने के लिए एक प्रवाह की जरूरत होती, फ्लो की जरूरत होती। और एक हिंदी के शब्दकोश का नाम लिख लें जो आपके पास होना चाहिए। राजपाल से आती है बृहत हिंदी कोश, छोटा वाला नहीं लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, मेरे ख्याल से 250-300 के आसपास में मिल जाएगी। ठीक है, एक शब्दकोश जरूर आपके पास होना चाहिए। राजपाल प्रकाशन की है। हरदेव बाहरी की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल से राजकमल में मिल जाएगी हरदेव बाहरी वाली। क्या? कोई दिक्कत नहीं, तब कैरी ऑन करें। ठीक है, अब हिंदी के साथ समस्या ये है कि एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर टाइप का की डिक्शनरी हिंदी में कोई नहीं है, ये समस्या यहां पर है। तो इस चीज को समझे, तो डिक्शनरी तक हम नहीं जा सकते, तो इसका एक तरीका होगा, थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, और सेंस के धरातल पर हमने क्या किया, उसको फिल कर दिया, क्योंकि जो उसके मीनिंग सेंस होंगे, इसके अर्थ होंगे, वो इसी से मिलते जुलते होंगे। अपवाद स्वरूप छोड़ दें, कई बार वो शब्द ही अर्थ बदल देते, तो उस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मोटा मोटी काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मीनिंग सेंस को डेवलप करने की जरूरत। देखिए, करना आपको है तरीका अपने अनुभव से,
तरीका मैं अपने अनुभव से बतला सकता, लेकिन करना आप ही को है। क्लियर? अब आते हैं साहित्य का प्रयोजन या साहित्य का उद्देश्य। नहीं, दो स्कूल हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता? एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है साहित्य मनोरंजन के लिए, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि साहित्य मनोरंजन के लिए है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है साहित्य समाज के लिए है, साहित्य जीवन के लिए। नहीं? एक पंक्ति लिख लें, गुप्त जी की काफी चर्चित पंक्ति है। गुप्त जी नाम सुना है? मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी की पंक्तियां केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह भारत भारती की पंक्ति है। प्रबंध काव्य है गुप्त जी की का, और यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा है, और ये व्याख्या के लिए भी उठा के पूछी जा सकती है। अब यहां पर देखें, बार बार मैं कहता हूं आप पढ़ के निकले नहीं। कल भी मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने क्या कहा था कि पहली बार जब आप मानसरोवर भाग 1 पढ़ेंगे तो कहानी के रूप में पढ़ेंगे, मजा आने वाले भाव के साथ पढ़ेंगे, एक सामान्य पाठक जो पढ़ता है। लेकिन जब क्लास के बाद दोबारा आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मजा आएगा, लेकिन भाव बदल जाएंगे, नहीं, उसकी गहराई में आप उतरने की कोशिश करेंगे। नहीं, तब पहली बार जब पढ़ेंगे तो भाव क्या होगा? नहीं, यहां पर शब्दों पर गौर करें। केवल मनोरंजन ही नहीं, नहीं, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म। यह क्या इशारा करता? उस समय साहित्य की एक धारणा, साहित्य में एक धारणा थी, साहित्य चिंतन की एक धारा थी, जो साहित्य को मनोरंजन के उद्देश्यों से संबद्ध करके देखते थे, जो साहित्य की सार्थकता का परीक्षण उसकी मनोरंजकता से संबद्ध करके देखते। और मनोरंजन केवल इंटरटेनमेंट नहीं, एक व्यापक अवधारणा है, एक
व्यापक अवधारणा यहां पर है। ठीक है, अब अगर आप देखें, जब मनोरंजन ही साहित्य का उद्देश्य बन जाए तो उसके अपने खतरे होते। उसके अपने खतरे क्या होते? जो खतरा कल मैंने चर्चा की थी ना कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंड में बांटकर देखा जाता, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक का कालखंड क्या है? रीतिकाल है। तो रीतिकाल के दौरान साहित्य जो है राज दरबार तक सीमित रह जाता, नहीं, वहां पर मनोरंजन की प्रमुखता होती चली जाती और उस मनोरंजन के लिए जो है श्रृंगार चित्रण की जो परिपाटी है, श्रृंगार चित्रण की वह परिपाटी जोर पकड़ती चली जाती। नहीं, रीतिकालीन रचनाकारों का उद्देश्य ही होता है अपनी रचनाओं के जरिए अपने आश्रयदाता सामंत शासकों को कामोत्तेजित करना, उनकी काम भावनाओं को उत्तेजित करना, उनका मनोरंजन करना, उनका मन बहलाव। बातें समझ में आ रही? नहीं? तो जब ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर मनोरंजन साहित्य, जो स्कूल मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानता हुआ मनोरंजन की व्यापक धारणा को लेकर चलता है। मनोरंजन की व्यापक धारणा का मतलब जो है वह यह कि वह जो है साहित्य में जो अभी लिखवाया था साहित्य की परिभाषा, शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य लिखवाया ना। तो जो मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानने वाला होगा वह शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य और उस सौंदर्य के विश्लेषण को साहित्य में प्रमुखता देगा। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? और जो साहित्य को समाज के लिए मानेगा, जो साहित्य को जीवन के से संबद्ध करके देखेगा, उसकी नजरों में क्या होगा? तो मैंने कहा साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है। तो उसका जोर शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य की तुलना में लोक मंगल पर क्या होगा? लोक मंगल पर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, समाज के कल्याण पर ज्यादा होगा, लोगों के कल्याण पर ज्यादा होगा, मनुष्य और मनुष्यता के कल्याण पर ज्यादा होगा। वह साहित्य को जीवन से जोड़कर देखेगा, साहित्य को समाज से जोड़कर देखेगा और साहित्य की सार्थकता का मूल्यांकन उसकी सामाजिकता की कसौटी पर करेगा। उसकी सार्थकता का मूल्यांकन जो है वह उसकी जीवनोपयोगिता पर करेगा, जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है इस आधार पर करेगा। अब बातें स्पष्ट हुई? तो एक स्कूल जो साहित्य को मनोरंजन के लिए मानता, दूसरा स्कूल साहित्य को समाज से जोड़कर देखता है, दूसरा स्कूल साहित्य को जीवन से जोड़कर देखता। तो जब आचार्य द्विवेदी, जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, नहीं, और इसकी एक लंबी परंपरा है। रीतिकाल तो आकर के 19वीं सदी के मध्य में समाप्त होता नहीं, और आप देखें 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध है, तो हिंदी आधुनिक काल का पहला काव्यांदोलन कौन सा है? आधुनिक काल का पहला फेज कौन सा है? भारतेंदु युग जिसको कहते हैं, 1868 से लेकर 1900 तक। अब भारतेंदु युग में देखें, क्या भारतेंदु युग के रचनाकारों ने क्या किया? रीतिकाल में साहित्य जो है राज दरबार तक सीमित रह जाता। रीतिकाल और राज दरबारों तक सीमित रहने के कारण रीतिकालीन साहित्य जो है श्रृंगारिकता के इर्द गिर्द जो है सिमटता चला जाता है, समाज से कटता चला जाता, जीवन से कटता चला जाता। ना उसकी कोई सामाजिक उपयोगिता होती है, ना उसकी जीवन में कोई उपयोगिता होती। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर के भारतेंदु युगीन रचनाकारों ने साहित्य को राज दरबार से बाहर निकालने की कोशिश की, और साहित्य को राज दरबार से बाहर निकालते हुए क्या किया? तो साहित्य को राज दरबार से बाहर निकालते हुए
व्यापक जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया, समाज से जोड़ने का प्रयास किया। आप अगर देखें, भारतेंदु 1882 में नाटक नामक निबंध लिखते हैं और भारतेंदु नाटक नामक निबंध में नाटक का एक उद्देश्य, नाटक का 5वां उद्देश्य देशवत्सलता को बतलाते हैं। अर्थात देशवत्सलता नाटक का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और देशवत्सलता अगर नाटक का प्रमुख उद्देश्य होगा तो उस स्थिति में देश दशा की जो चिंताएं हैं उनको नाटक में जगह मिलेगी, उनको साहित्य में जगह मिलेगी। अब बातें समझ में आ रही नहीं? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं। वे कहते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उनका कहना है कि जैसे जैसे जनता की सोच में परिवर्तन होगा, जनता की मन स्थिति परिवर्तित होगी, उसी के अनुरूप साहित्य भी परिवर्तित होता चलेगा। मेरी बातें समझ रहे नहीं? हम कहते हैं कि हमारे नेता चोर हैं, कहते हैं ना, अरे हमारे नेता चोर नहीं हैं, हम चोर हैं। हम चोर हैं क्योंकि हमने उनको चुना। हमने उनको क्यों चुना? तो या तो उनको हमने चुना 500, 1000, 2000 रुपया लेके, या हमने उनको चुना हिंदू या मुसलमान के नाम पर, या हमने चुना जाति के नाम पर कि वो अपनी जाति बिरादरी के हैं, वो फॉरवर्ड हैं, वो बैकवर्ड हैं, या उनको हमने चुना अन्य डिफरेंट कारणों से। एक छवि रॉबिन हुड वाली निर्मित हुई और लगा कि नहीं, एकदम नेता तो ऐसा ही होना चाहिए, मनमोहन सिंह की तरह दब्बू और मुंह से आवाज नहीं निकलती है, ऐसा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जिसका व्यक्तित्व तो प्रखर हो। नहीं, अब उस प्रखरता को झेले देश। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। तो बालकृष्ण भट्ट ने भी वही बातें की। अब यहां पर गौर करें, आधुनिक काल का दूसरा चरण जो है वह द्विवेदी युग है, 1900 से 1918 तक। और मैथिली शरण गुप्त कौन है? द्विवेदी युगीन के प्रतिनिधि रचनाकार। इसका मतलब यह है कि भारतेंदु युग में रीतिवादी धारा के समानांतर जो रीतिवादी धारा साहित्य का उद्देश्य क्या मान रही थी? मनोरंजन मान रही थी। उस धारा के समानांतर एक दूसरी धारा इमर्ज करती है, जिस दूसरी धारा का क्या मानना है? साहित्य जीवन सापेक्ष हो, साहित्य समाज सापेक्ष हो। साहित्य में क्या कुछ पूछना है? साहित्य में समाज की चिंताओं की झलक मिलती हो, साहित्य में समाज का यथार्थपरक चित्रण हुआ। नहीं, अब इन दोनों धारा में क्या होगी? इन दोनों धारा में टकराहट होगी। नहीं, जब दो धाराएं टकराएंगी तो मीडिया सामने आएगी, कहेगी ये धारा जो है रोजगार की धारा है, ये धारा विकास की धारा है। जैसे रोजगार और विकास में अनिवार्य अंतर विरोध हो। जहां रोजगार होगा वहां विकास नहीं होगा, जहां विकास होगा रोजगार नहीं होगा। नीतीश जी विकास के प्रतीक है और तेजस्वी यादव जो है रोजगार के प्रतीक है। नहीं, और जब रिजल्ट आता है तो व्याख्या की जाती है रोजगार और विकास की लड़ाई में विकास रोजगार पर भारी पड़ा। ये किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन है मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन वापस यहां पर आए तो दो धाराएं टकरा रही, और दो धाराएं जब टकरा रही हैं, एक धारा मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में, एक धारा मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की सार्थकता की बात कर रही है, और दूसरी धारा जो है जीवन के सापेक्ष में, समाज के सापेक्ष में साहित्य की सार्थकता की पड़ताल कर रही है। अब गुप्त जी क्या कहते? गौर करें, केवल मनोरंजन ही नहीं, कभी कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? मनोरंजन साहित्य का एक उद्देश्य हो सकता, कभी कर्म का एक उद्देश्य हो सकता, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता। लेकिन वह केवल शब्द क्या इशारा कर? केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
अर्थात मनोरंजन साहित्य का एक उद्देश्य हो सकता है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता, लेकिन मनोरंजन साहित्य का ना तो एकमात्र उद्देश्य हो सकता है और ना मनोरंजन साहित्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य हो सकता। मीनिंग सेंस की बात कर रहा हूं, समझ में बात आ रही है या नहीं? हमें शब्दों को तोड़कर उसके मूल भाव तक पहुंचना है। मनोरंजन साहित्य का एक उद्देश्य हो सकता, महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता, लेकिन मनोरंजन साहित्य का ना तो एकमात्र उद्देश्य हो सकता है, ना मनोरंजन साहित्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य हो सकता है। तो और क्या साहित्य में होना चाहिए? तो इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मर्म समझते हैं? मर्म नहीं, मर्म का उद्देश्य होता सार। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की कि 15 वॉल्यूम में सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई, नहीं, लेकिन 15 वॉल्यूम में एआरसी की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन किया गया, अगर उस रिकमेंडेशन को एक लाइन में, उसके मूल भाव को एक लाइन में कहें, तो एक लाइन में यह कहा जा सकता कि उसने यह अनुशंसा की कि प्रशासन को आम जन के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है, जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है, उत्तरदायी बनाए जाने की जरूरत है। और यह तब संभव होगा जब क्या किया जाएगा? तो यह तब संभव होगा जब प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। तो ये क्या है? सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट का सार है, नहीं, उसकी मूल भावना है, उसकी आत्मा है, उसका मर्म है। अब बात समझ में आई? नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, ये उचित उपदेश क्यों? क्योंकि साहित्य केवल जो है मनोरंजन का साधन नहीं है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं हो सकता, मन बहलाव का साधन नहीं हो सकता। साहित्य की समाज और जीवन के संदर्भ में कुछ उपयोगिता भी है। साहित्य से हम यह अपेक्षा करते हैं कि साहित्य बदलाव का वाहक बने। साहित्य से हम यह अपेक्षा करते हैं कि साहित्य बदलाव का वाहक बने। और साहित्य बदलाव का वाहक कैसे बनेगा? साहित्य व्यक्ति से लेकर समाज तक को परिवर्तित करने का काम कब करेगा? जब उस साहित्य में कोई न कोई सकारात्मक संदेश छुपा हुआ हो, जब वह साहित्य एक संदेश देता हो, एक मैसेज देता हो, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी मैसेज देता हो। नहीं, वह मैसेज जब हम साहित्य से गुजरते हैं, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, तो हम उस मैसेज को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। हम उस मैसेज को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जब उस मैसेज को हम ग्रहण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी सोच भी परिवर्तित होती है और हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता है। मैंने क्यों कहा आपको द अल्केमिस्ट आपके बुक शेल्फ में अनिवार्यता होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो परीक्षाएं आपने पास की हैं और जिस परीक्षा में अब शामिल होने जा रहे हैं, दोनों की मूल प्रकृति अलग अलग है। अब तक की परीक्षाओं में आपको साल भर पर परिणाम आपके हाथ में होते थे। वे परिणाम जो है आपकी अपेक्षा के अनुरूप भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन इतना तो होता था कि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते थे।
लेकिन अब आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में आप या तो पास होंगे या फेल होंगे। फेल होंगे तो वहीं के वहीं अटके रहेंगे, और वहीं के वहीं अटके रहेंगे तो तमाम तरह के निराशा, हताशा, पराजय के मनोभाव आपके अंदर भी पैदा लेंगे। हतोत्साहित आप भी होंगे, कुंठाएं आपके अंदर भी पैदा होंगी। तो आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता ऐसे समय में इस बात की होती कि कोई ऐसा हो जो इस मन स्थिति से बाहर निकलने में मदद करे। और एक बात ध्यान रखेंगे मेरी, कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है, उसकी एक कीमत होती है। कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है। कीमत आपको चुकानी ही है। आप कैश के रूप में चुकाएं या काइंड के रूप में चुकाएं। नंबर 2, वो कीमत ज्यादा हो सकती है, वो कीमत कम हो सकती है। नंबर 3, वो प्रीपेड हो सकता, वो पोस्टपेड हो सकता, सूनर और लेटर। लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता। तो सबसे आसान कीमत क्या है? सबसे आसान कीमत है, अगर कोई रचना, मैं अक्सर कोट करता हूं कि ढूंढनी है मंजिल अगर, ढूंढनी है मंजिल अगर तो अपना रहनुमा खुद बन। ढूंढनी है मंजिल अगर तो अपना रहनुमा खुद बन। वो भटक गया है अक्सर जिसको सहारा मिल गया। ढूंढनी है मंजिल अगर तो अपना रहनुमा खुद बन। वो भटक गया है अक्सर जिसको सहारा मिल गया। आप अगर गौर करें, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती, मनुष्य की स्वाभाविक, और ये मैं कह रहा हूं जो आपके वेल विशर हैं वो भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते। जो आपके शुभचिंतक है, कई बार उनका भी व्यवहार, उनका भी रवैया आपके साथ इसी तरह होता। मनुष्य की प्रकृति क्या है कि अगर एक बार आपकी कमजोर नस पकड़ में आ गई ना उसकी, तब मौके बेमौके जब जरूरत होगी वो नस दबाएगा और आप बिलबिला करके उसके सामने होंगे। तो समझदारी किस बात में है? समझदारी इस बात में है कि हम अपनी कमजोर नस पकड़ने ही ना दें किसी को, नहीं। या फिर मेरा वाला साहस होना चाहिए आप में। सब कुछ खोल करके रख दीजिए। जैसे सब कुछ खोल करके आप रखते हैं, सामने वाले को शंका होती है, कोई आदमी इतना सच कैसे बोल सकता, कोई आदमी इतना खुला कैसे हो सकता, जरूर कुछ न कुछ रहस्य है। और वही रहस्य हमारी शक्ति बन जाती है। आप मेरे रहस्य को लेकर आपकी यही आशंका मेरी शक्ति बन जाती है, नहीं? जबकि मैंने कुछ छुपाया ही नहीं, ना छुपाना ही मेरी ताकत बन गई। तो इस बात को समझे। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने पढ़ने के लिए इसलिए कहा ना, क्योंकि उसमें वह मैसेज है जो मैसेज आपको क्या करेगा, जो मैसेज आपको उस मन स्थिति से बाहर निकाल ले जाएगा। उसमें यह बतलाया गया है कि डेस्टिनी लगातार इशारा करती है। डेस्टिनी मीन्स नियति। थोड़ा नियति भाग्य से कुछ अलग है, यह ध्यान रखेंगे। नियति, भाग्य फिट हो गया, और नियति की जब बात करते एक सुपर रेगुलेटिंग ऑथोरिटी नहीं, एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है नियति, डेस्टिनी। तो नियति लगातार हमें इशारा करती है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि नियति के द्वारा किए गए उन इशारों को हम समझने की कोशिश करें और उन संकेतों को ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप हम आचरण करें। उस उपन्यास में भी अगर आप देखें, एक शेफर्ड गरेरिया है, उसको सपना आता है कि मिस्र में जो है पिरामिड है, पिरामिड के नीचे खजाना छुपा हुआ है। वह नियति के संकेतों को समझता है, उस खजाने को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता। इस क्रम में
3 बार वो दिवालिया होता है, कुछ नहीं रह जाता उसके पास, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे पता है कि नियति उसे उस खजाने तक ले जा रही। अंततः हुआ पिरामिड के पास पहुंचता है। पिरामिड के पास पहुंचकर फावड़ा उठाता और खोदना शुरू करता है खजाने की तलाश में। उधर से डाकुओं का एक गिरोह आता है, उसको देखता है, उससे सब कुछ छीन लेता, अधमरा कर देता है मारते मारते। बस इतनी चेतना उसमें रहती है कि वह उनको बात करते सुनता है। इसी की तरह मैंने भी कभी जो है सपना देखा था कि यहाँ से 200 मीटर दूर जो वो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। दिन रात एक कर दिया, लेकिन वो खजाना हमें नहीं मिला। तो इस गरेरिये को जो है फिर संकेत मिलता है डेस्टिनी का, कि इसका मतलब है डेस्टिनी ये बतला रही है कि खजाना यहां नहीं है, खजाना वहां है। वो वहां पहुंचता है, और वो जब वहां पहुंचता है, फावड़ा चलाना शुरू करता। अभी कुछ ही देर हुए थे कि अचानक जो है किसी मेटल से उसके टकराने की आवाज आती है, फावड़े के। और जब मेटल से टकराने की आवाज आती है तो उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि खजाना वहीं पर छुपा हुआ था। तो इसके जरिए यह बतलाया गया है कि बेसिकली जब हम सफलता के बहुत करीब होते, बेसिकली हम सफलता के जब बहुत करीब होते हैं, तो अंतिम समय में हम हिम्मत हार जाते। अंतिम समय में हम हिम्मत हार जाते हैं। जब 99% दूरी तय कर लेते, तो 1%, 98%, 99% दूरी तय करने पर 1%, 2% तक पैसेंस बनाए नहीं रख पाते। परिणाम क्या होता कि हम लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी लक्ष्य को हासिल करने से दूर पड़ जाते। यही मैसेज है। इसी मैसेज के लिए हमने कहा। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं तो ये 2 स्कूल हैं, और रास्ता साहित्य के प्रयोजन की बात करें तो रास्ता इन दोनों के बीच से गुजरेगा। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर है तो अब पूछें। आज यहीं पर रुकूंगा। हाँ, चर्चा करेंगे ना। प्रेमचंद को पढ़ने की सामर्थ्य किसमें है? कल और आज वर्कशॉप लिया, मैंने लिया ना। कल वर्कशॉप लिया, आज इंट्रो। ठीक है, अब वेट करें ना, वेट करें। ठीक है। मुकेश जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, मैथ्स की फैकल्टी हैं देव में। तो उन्होंने कल फ़ोन किया, उनकी कोई रिलेटिव थे कि भैया ऐसे ऐसे। हमने कहा भेज दीजिएगा। कल भी देखा 10 से 15 मिनट वो रुकी होगी ऑनलाइन में, फिर गायब हो गई। आज भी 10 से 15 मिनट तक रुकी रही, गायब हो गई। मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। 1-2 और बच्चे पर मेरी नजर पड़ी, 1-2 बच्चे पर और नजर पड़ी। तो एक प्रश्न एज ए टीचर अगर बात करूं, तो एक प्रश्न मेरे मन के भीतर उठा कि आखिर वो क्या 15 मिनट में तलाश रहे थे जो नहीं मिला? आखिर वो क्या तलाश रहे? कुछ तो तलाश रहे होंगे, नहीं? और जिस चीज की तलाश होगी वो नहीं मिला, उतनी देर में तो उन्हें लगा कि ना, ये बेकार है, यहां से चला जाए, समय बर्बाद करने का क्या फायदा है। मतलब इस चीज को समझे, इस चीज को बार बार एक बात में कहता, बार बार एक बात में कहता कि आज के कंटेक्स्ट में अगर मुझसे पूछें, मेरे जो अनुभव कह रहे हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म पर टीचर की जरूरत नहीं है।
इस प्लेटफॉर्म पर जरूरत है मदारी की, जो मदारी का खेल दिखाए। फ्रैंकली मैं कहता हूं, जो मदारी का खेल दिखाए, ऐसे मदारी की जरूरत है। एकदम फुल एंटरटेनमेंट हो 2 घंटा। टीचर आएगा तो वो पढ़ाएगा, टीचर आएगा वो पढ़ाएगा, तो क्लास का सीरियसनेस क्या होगा? ऐसा है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ऐसा है कि किताब और टॉपिक की दुनिया तक यहां पर सीमित हूं, नहीं। लेकिन जहां भी घूम फिर रहा हूं, पर्पस हमारा कहां है? ताकि एक सोचने का हॉरिजॉन डेवलप किया जाए, नहीं। तो आज एक ऐसी पीढ़ी, अब यहां पर तो मैं नहीं कह सकता, यहां के जीवन का बहुत अनुभव नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि भले मैं अगस्त 2019 में पटना आया हूं, पटना सेंटर ये स्टार्ट किया, लेकिन उसके 2-2.5 साल पहले से मैं रेकी कर रहा था। रेकी समझते हैं ना? रेकी कर रहा था, क्योंकि पटना में मैं कभी रहा नहीं। 2 शिफ्ट में 5-5 महीने के लिए रहा हूं, एक इंटरमीडिएट के बाद और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद, जब तिवारी सर का क्लास करने आया था। तो यहाँ के मार्केट का कुछ आइडिया नहीं था, तो ये जानने के लिए कि एक बार यहाँ की चीज़ों को समझूं कदम बन रहने के पहले, वो होमवर्क करूं। तो उसी सिलसिले में एक दिन बीपीएससी गेट के पास पहुंचा, छोटू के यहाँ। तो छोटू की दुकान पर, चूंकि छोटू जानता है मेरी बुक रखता है, तो उसकी दुकान पर खड़े रहने के बजाय उसके बगल में जो संजय था, 2 दुकानें हैं, तो संजय की दुकान पर खड़े होकर के मैं उलट पुलट करने लगा। वो मुझे नहीं पहचानता था। 2 बच्चे आए, 2-3 बच्चे आए, और मुझे 64वीं मेंस के आसपास, 63वीं 64वीं मेंस के आसपास, समझे। बीपीएससी मेंस के लिए कुछ है, तो उसने सारी किताबें, हमारी किताबें, है इसको रखिए, इतना मोटा, जो भी बुक उपलब्ध थी, उसने कहा कुछ और दिखाइए। तो क्या देखा, 50 पेज 60 पेज का जो है ना, 5 बुकलेट हैंड रिटन है, रबर लगा हुआ। उसने निकाला, हाँ ये सही है। वो उठाया और वो लेकर के चल दिया, नहीं। तो जब स्टूडेंट की ये सोच हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रेमचंद के लिए इस सोच में जगह होगी? बड़ा क्लियर मैं कह रहा, प्रेमचंद की जगह इस सोच में हो सकती है। वहां यूनिवर्सिटी, कई बार मेट्रो से गुजरता हूं, तो मेट्रो से गुजरता हूं तो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जो हैं जाते आते हैं, ठीक है। तो देखता हूं हाथ में किताब ले लिए, ठीक है। तो ना उनके पास इतना समय है, ना उनके पास इतनी ऊर्जा है, और ना उनके पास इतना विजन है कि वो प्रेमचंद की अहमियत को स्पष्ट शब्दों में कहता समझ सके। उनको क्या चाहिए? मार धार, सेक्स और रोमांच से भरपूर सिनेमा। और वो कहां मिलेगा? वो कहां मिलेगा? चेतन भगत या चेतन भगत जैसों में मिलेगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो चेतन भगत पॉपुलर इसलिए हैं। आज बिमलदा कहां मिल रहे? आज सत्यजीत रे कहां मिल रहे? कहां वैसी मूवी बन रही है? नहीं। और अगर गलती से कभी ऐसी मूवी बनती है तो पर्दे पर चढ़ने के पहले जो है उतर जाती है, उतर जाती है। मुझे अभी भी ध्यान है, मेरा एक रूममेट हुआ करता था, 3 मूवी एक सीरीज में आई थी, और आपको बतलाया ही कि मूवी देखने की मेरी पुरानी आदत रही थी, अब आप लोगों ने छुड़वा दिया। अब तो मुझे लगता कि कई बार सोचा कि जाऊंगा देखने, पटना आया तो कम से कम ये कर सकता हूं, लेकिन अब अकेले देखने जा नहीं सकता, नहीं। और फिर इधर की व्यस्तताएं दुकेले जाने की अनुमति नहीं देती। तो पिता वजूद मूवी आई थी नाना पाटेकर की, पिता आई थी संजय दत्त की, और बवंडर आई थी जो भवरी देवी रेप केस जो राजस्थान में हुआ था।
ठीक है, ये 3 मूवी आई थी। और हमारा एक रूममेट हुआ करता था जूनियर, जो कंपनी सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हम लोग ये तीनों मूवी साथ गए और संयोग से तीनों मूवी का चॉइस मेरा था। उसके बाद तीसरी मूवी जब देख करके निकले तो उसने कान पकड़ा कि सर्वेश भैया अब आपके कहने पर मुझे कोई मूवी नहीं देखनी है और आपके साथ कोई मूवी नहीं देखनी है, क्योंकि सिनेमा हॉल में हम माथा दर्द करवाने के लिए थोड़े आते। तो इस चीज को समझें, इस चीज को समझें, ठीक है। कल फिर इस चर्चा को मैं कंटिन्यू रखूंगा। जो 2 मैंने चैप्टर कहे हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगी, अगले 2-3 दिनों की चर्चा हिंदी की समझ विकसित करेगी, हिंदी के टेस्ट विकसित करेगी। एक पाठक के रूप में आगे जो हमारे क्लास की दिशा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होगी, इसका आइडिया आपको देगी। क्लियर? तो इस चीज को थैंक्स अ लॉट।